दोस्तों आज बेसिक्स का लेक्चर 2 होने वाला है और आपको पहले ही बता दूं कि आसपास बहुत ज़्यादा शोर था, इसलिए मुझको मुंह में माइक को घुसेड़ना पड़ रहा है। तो इसको इग्नोर करेंगे, ध्यान का लगाएंगे पढ़ाई पे। तो आज स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का बेसिक्स, है ना। तो वो तो पहले भी स्टार्ट कर चुका हूँ, अभी चल रहा है, पढ़ते जाइए। और अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए पढ़ लिया तो समझ लीजिए आपकी केमिस्ट्री उंगलियों पर ऐसे नाचेगी जैसे मैं नाचता हूँ किसी और की उंगलियों पर, उसका नाम नहीं बता सकता मैं। तो पढ़ते हैं परमाणु क्या होता है। देखिए, परमाणु को समझने से पहले आपको समझना होगा कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ की डेफिनेशन अगर आप विज्ञान में खोजने निकलोगे तो ये एक ही निकल कर आती है कि कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो या फिर वो स्थान घेरती हो, वो जगह घेरती हो। जैसे पत्थर स्थान घेरता है, ये मार्कर वजन है इसका, द्रव्यमान है, स्थान भी घेर रहा है, द्रव्यमान है इसका, यानी ये क्या है, पदार्थ है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं या फिर जो नहीं भी देखने को मिल रही हैं, जैसे हवा दिखती नहीं है लेकिन वो भी पदार्थ है, क्योंकि उसका भी द्रव्यमान होता है। एलपीजी गैस का सिलेंडर भरवाते हो ना, वजन करके ही तो देते हैं वो, और स्थान भी घेरती है। गुब्बारे में हवा भरो, गुब्बारा फुलाया मतलब स्थान घेरा, मतलब जितनी भी चीज़ें ना, जितनी भी चीज़ें वो सारी की सारी क्या है, पदार्थ। और इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख भी दी है कि पदार्थ कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो या फिर जो स्थान घेरती हो। और ये माइक की तरह घूमने से आवाज़ थोड़ी सी अलग तरीके आ सकती है, लेकिन उसको बिल्कुल इग्नोर करना है, हमारा उद्देश्य है पढ़ाई करना। तो अब आपको समझाते हैं कि परमाणु क्या होता है। पदार्थ समझ लिया आपने। अब पदार्थ को लीजिए, कोई भी पदार्थ हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं चौक मेरे पास है नहीं, फिर भी ले लीजिए, इमेजिन कीजिए, साइंस के बंदे इमेजिन कर सकते हैं। तो चौक को मैं तोड़ा, तोड़ता गया, चक्की में डाला, पीस दिया, फिर मिक्सी में डाला और पीस दिया, और पीसता गया और हटाता गया। सबसे छोटा जो कण आएगा ना, सबसे छोटा, जिसको मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ, वो वाला कण तोड़ने के बाद, बिल्कुल पीसने के बाद जो सबसे छोटा कण है वो है परमाणु। मतलब वो आधार ही उसका वो है। जैसे मकान का आधार कौन है, मतलब मकान की सबसे छोटी इकाई कौन है, दूसरी तरीके से सबसे छोटी इकाई कौन है मकान की, वो होती है ईंट। शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका। ऐसे ही शरीर क्या, सारे ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, जीवित प्राणी हैं, निर्जीव हैं, सबकी सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, जिसको बार बार रखने पर क्या बनता है, पदार्थ बनता है। वो क्या है, वो है परमाणु। मतलब सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण क्या होता है, परमाणु होता है। ये मैंने यहाँ पर नोट भी कर दिया है कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण होता है परमाणु। और देखिए, पदार्थ की परिभाषा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब देखिए, पदार्थ भी 3 कणों से मिलकर बना है। ये बाद में खोजा गया था, पहले परमाणु को बताया गया था। ये हम आज की टॉपिक में चर्चा में नहीं ला रहे हैं कि परमाणु को ढूंढना किसने। महर्षि कणाद का भी नाम इसमें आता है, क्योंकि भारतीय हैं तो हम भारतीयों का नाम लेंगे। तो महर्षि कणाद ने सबसे पहले इसको ढूंढा था हमारे हिसाब से, भारतीयों के हिसाब से। और तो अलग अलग थ्योरीज हैं जिनको अभी हम अध्ययन में नहीं ला रहे हैं। तो परमाणु समझ चुके हैं, हम पदार्थ समझ चुके हैं। अब परमाणु समझते हैं, परमाणु में होता क्या है। परमाणु भी तो मिलके बना होगा ना किसी चीज़ से, कि परमाणु ऐसे ही प्रकट हो गया। तो थोड़ी तबीयत खराब है। तो भाई साहब, परमाणु मिलके बना होता है 3 कणों से। उन तीनों कणों के मैंने नाम यहाँ पे लिख दिए हैं कि भाई साहब, पहला जो कण है उसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन, है ना। और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं, हम दर्शाते हैं, अंग्रेजी में बोल दिया जाए या फिर विज्ञान की भाषा में जिसको हम दर्शाते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दूँ, आपको लिखना है यहाँ पे गुब्बारा, लेकिन अगर गुब्बारे को दर्शाना है तो कैसे दर्शा देते हैं, ऐसे कि ये गुब्बारा है, उसमें हवा भरी हुई है। ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए उसका प्रतीक यूज़ करते हैं। वो जो अंग्रेजी भाषा का प्रतीक है इलेक्ट्रॉन का, ई उठा लिया है और ई के ऊपर हम लगा देते हैं एक माइनस का चिन्ह। ये माइनस का चिन्ह क्यों आ रहा है, ये हमको अभी आप एक बताने वाला हूँ आगे। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है जिससे परमाणु बना होता है वो है प्रोटॉन। इसको दर्शाते हैं P पॉजिटिव, P+ से। और तीसरी चीज़ है वो है न्यूट्रॉन, जिसको दर्शाते हैं N से। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीनों चीज़ों से मिलके कौन बना है, परमाणु बना है। मतलब परमाणु की भी कौन सी इकाई सबसे छोटी है, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब परमाणु इन तीनों का एक प्रोडक्ट है। मतलब इन तीनों चीज़ों से मिलके बना है, कौन बना है, परमाणु। और परमाणुओं से मिलके क्या बना होता है,
पदार्थ बना होता है पूरा। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, माइनस करता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा आवेश है, वो होता है ऋण आवेश, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, वो नेगेटिव बातें करता है, नेगेटिव सोचता है, बिल्कुल कतई नेगेटिव बंदा है। उसके 100 नंबर भी आ जाएंगे तब भी रोता है, 0 आते हैं तब तो पता ही नहीं, फांसी लगा ले क्या हो जाए। लेकिन क्या है मतलब इसका, इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋण आवेशित होता है। प्रोटॉन बहुत ही पॉजिटिव है, 10 नंबर आते हैं तो सोचता है कि कोई बात नहीं, अगले टेस्ट में हम फुल नंबर लाएंगे। 20 में से अगर 10 आते हैं ना, 10 में से 10 नहीं, 20 में से, है ना, तो अगली बार 15 लाएगा, अगली बार 20 लाएगा, ठीक है ना। ये पॉजिटिव सोचता है। इसके ऊपर कौन सा आवेश होता है, इसके ऊपर थोड़ी तबीयत खराब है, ठीक है। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है, पॉजिटिव आवेश होता है, इसलिए पी के ऊपर क्या आता है, प्लस आता है। न्यूट्रॉन, इसका कोई दुनिया से लेना देना नहीं है, इसका 0 नंबर जाए तो भी खुश नहीं है, इसके 20 में से 20 आ जाए तो भी ये खुश नहीं है। ये क्या है, न्यूट्रल है, उदासीन है, इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है, इसलिए उसके ऊपर मैंने कुछ भी दर्शाया नहीं। देखिए काली जगह है, अब दर्शाने को एन के ऊपर 0 भी लिख सकते हो कि बिल्कुल 0 है, लेकिन हम नहीं लिख रहे तो कोई बात नहीं, गलत नहीं होने वाला। यानी इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश है, नेगेटिव। प्रोटॉन पे कैसा आवेश है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, इसलिए इसके ऊपर क्या आया, माइनस आया है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव है, इसके लिए इसके ऊपर क्या आया, प्लस आया। और जो न्यूट्रॉन है उसके ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब कुछ, उसका कोई आवेश ही नहीं है, इसलिए उसके ऊपर कुछ भी नहीं आया। अब मैं आगे चलता हूँ। इसको नेगलेक्ट कतई कर दें बिल्कुल, एक बार ढंग तरह खांस लेता हूँ मैं, मज़ा आ गया। अब देखिए, अब देखते हैं कि भाई साहब, चलो मान लिया कि भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से कौन मिलके बना है, इन तीनों चीज़ों से मिलके कौन बना है, परमाणु, है ना। तो अलग अलग चीज़ें हैं सारी की सारी, मतलब ये चौक अलग है, ये चौकिया, ये माइक अलग है, मैं अलग हूँ, ये टोपी अलग है, ये मार्कर अलग है, ये भी अलग है, तो अलग अलग है, सब में क्या है, परमाणु। तो ध्यान देने की बात यही है कि चीज़ें अलग अलग हैं तो परमाणु भी अलग अलग होंगे, क्योंकि तभी तो चीज़ें, वस्तु अलग हुई, है ना। तो परमाणु भी अलग अलग होंगे, उनके जुड़े होने की व्यवस्था अलग अलग हो सकती है ना। तो परमाणु अलग अलग होंगे तो परमाणु को अलग कौन करेगा, जिन चीज़ों से वो मिलके बना है भैया, ठीक है ना। 2 चाय हैं, एक चाय दूसरी चाय, दोनों चाय को अलग कौन करेगा, एक में कम चीनी है, एक में अधिक चीनी है, मालूम जिन चीज़ों से वो मिलके बना है वही तो अलग कर सकते हैं। तो परमाणु को अलग कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्योंकि वो इन्हीं चीज़ों से मिलके बना है। अब इनको अलग कैसे करेंगे भाई साहब, इलेक्ट्रॉन तो वही रहेगा, प्रोटॉन तो वही रहेगा, न्यूट्रॉन तो वही रहेगा। तो इनको अलग करने के लिए हमें पढ़ना होगा कि परमाणु की संरचना क्या होती है, ठीक है ना। तो परमाणु की संरचना कुछ इस प्रकार होती है कि परमाणु में एक होता है बिल्कुल सेंटर में नाभिक, वही वाला नाभिक, समझ रहे हो आप, नाभिक, है ना। तो नाभिक में कौन कौन रहते हैं, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों की अच्छी दोस्ती है भैया। और ये तो नेगेटिव बंदा है, इनकी किसी से नहीं बनती, मैंने हमेशा नेगेटिव सोचता है, ये न प्रोटॉन के साथ नहीं आना चाहता, न न्यूट्रॉन की, कतई दुश्मनी रख रखी है इन्होंने, साथ नहीं लेना चाहता, ठीक है ना। तो ये साथ नहीं रहना चाह रहे, इसलिए शायद ये दूर है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो नाभिक में कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वैसे मैं जो बताता हूँ ना कि ये साथ नहीं रहना चाहता, ये सिर्फ याद करने का तरीका है, वास्तविकता इससे बहुत भिन्न होती है ना। तो सबसे पहले परमाणु में आता है नाभिक सेंटर, उसमें कौन कौन बैठे होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब नाभिक के बाहर ऐसे गोल गोल चक्कर होते हैं, उन चक्करों को क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं कक्षाएं, या फिर दूसरा नाम देना चाहें उनको बोलते हैं कोष, ठीक है ना। तो नाभिक हो गया, नाभिक में कौन कौन बैठा दिए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बाहर कौन है, इलेक्ट्रॉन। अब एक खास बात ध्यान देने की संख्या है, हर परमाणु, एक खास बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर किसके होती है, प्रोटॉन की संख्या के। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे परमाणु में उतने ही प्रोटॉन होंगे, ठीक है। तो मैंने बता दिया इतना, और इतना अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा वीडियो को देख लें, आ जाएगा, है ना। अब देखिए, जो हमारी केमिस्ट्री में काम आने वाले परमाणु है 10th की केमिस्ट्री में, और जिनको अगर पूरे परमाणु को पढ़ेंगे तो कुल 118 हैं, इनको तत्व भी बोलते हैं। तो 118 तत्वों को पढ़ने का भी अपने पास टाइम बिल्कुल नहीं है, तो हम केवल उन्हीं को पढ़ने जा रहे हैं जो हमारी केमिस्ट्री में काम आने वाले हैं 10th के रसायन विज्ञान में। अब अगर आपको रसायन विज्ञान नहीं पता क्या होता है तो हमारी पिछली वीडियो जाके देख लें, आपको पता लग जाएगा। और नोट्स ज़रूर डाउनलोड कर ले, डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए हुए हैं। तो देखिए, अब मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। मैंने बताया ना कि चीज़ें अलग अलग हैं तो परमाणु भी अलग अलग होंगे।
तो और परमाणु को अलग अलग कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मैंने बता दिया कैसे करेगा। संरचना ऐसी होगी, किसी की संरचना अलग होगी, किसी की संरचना अलग होगी। संरचनाएं अलग अलग होंगी तो परमाणु भी अलग अलग होंगे, परमाणु अलग अलग होंगे तो पदार्थ अलग अलग होंगे। सीधी सीधी बात है। तो पदार्थों को अलग अलग कौन करता है? परमाणु। तो कुछ परमाणु के उदाहरण ले रहे हैं, जैसे वैसे आपको दैनिक जीवन वाले उदाहरण देता हूँ मैं। जैसे किसान खेतों में क्या डालते हैं? नाइट्रोजन डालते हैं। नाइट्रोजन क्या है? वो है परमाणु भैया, वो एक रसायन है, वो रासायनिक नाम है। वैसे तो खाद बोलते हैं, खाद से आप पहचान नहीं पाओगे परमाणु क्या है। उसको अंग्रेजी वाला नाम बोलते हैं ना कि भाई नाइट्रोजन दे रहा हूँ, तो वो होता है परमाणु। नाइट्रोजन सुना हो। हाइड्रोजन गैस का गुब्बारा सुना हो कभी कि वो ऊपर जाके अटक जाता है छत पे। तो ये सब क्या है? ये सब उनके रासायनिक नाम है, मतलब रसायन वाले नाम है, रसायन विज्ञान वाले नाम है। और वो नाम में क्या जुड़ा हुआ है? परमाणु। तो यही होता है परमाणु। और अब आपको उदाहरण दे रहा हूँ जो हमारे काम आने वाले हैं। और इनके परमाणु बहुत सारे, मैंने बताया ना 118 परमाणु है। तो 118 परमाणुओं को अलग 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 ऐसे पटक देंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा ना। तो उनको एक सिस्टमैटिक तरीके से जमाया हुआ है। हेनरी मोजले ने उनको एक आवर्त सारणी में जमाया हुआ है। वो 5वें चैप्टर में आएगा, लेकिन अभी हम वहाँ पर नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ बेसिक समझना है, ठीक है ना। और ये बेसिक लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसको कतई इग्नोर कर दे। तो अब परमाणु, अब पढ़ना चालू करते हैं कि भाई साहब परमाणु के उदाहरण कौन कौन से। एक तो पहले नंबर पे आता है हाइड्रोजन। मैं हट जाता हूँ आगे से। तो पहला नंबर जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक का अर्थ ये है कि परमाणु ये कौन से नंबर पे आता है? आवर्त सारणी में। एक सारणी है, आवर्त सारणी बेसिकली कुछ खतरनाक खेल नहीं है इसका। एक सारणी है जिसमें अलग अलग किया हुआ है ना, इनको परमाणु को अलग अलग बैठा हुआ है कि हाइड्रोजन यहाँ बैठेगा, ऑक्सीजन यहाँ बैठेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऐसे आप पढ़ चुके हैं पहले। फिर भी जिनको नहीं पता उनको हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ मैं। तो परमाणु क्रमांक पहले नंबर पे कौन बैठा हुआ है? हाइड्रोजन। इनका नाम है, प्रतीक क्या है इसका? एच। एच से इसको दर्शाते हैं। प्रतीक की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन का प्रतीक क्या होता है? ए नेगेटिव, है ना। और नेगेटिव क्या होता है बता दिया। हाइड्रोजन। अब मैंने ध्यान देने की बात एक ही है इसमें कि जो जितने नंबर पे आता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हम पहले से ही जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या इज इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या, यानी जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही प्रोटॉन होंगे। और ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो 8वें नंबर पे कौन आता है? ऑक्सीजन आता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? चूँकि 8वें नंबर पर आता है तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 प्रोटॉन होंगे। 11 पे आता है सोडियम, 12 पे आता है मैग्नीशियम, 13 पे आता है एल्यूमिनियम, 17 पे आता है क्लोरीन, 20 नंबर पे आता है कैल्शियम, Ca है ये, है ना, कैल्शियम। 29 पे आता है कॉपर और 30 पे आता है जिंक। और जितने नंबर पे आता है उतने ही परमाणु, उतने ही इलेक्ट्रॉन है, उतने ही प्रोटॉन है। अब आप इसको अगर छापना चाहें तो छापें, नहीं छापना चाहें तो मत छापें, नहीं छापें। अब मैं इसको हटा के नई चीज़ डालता हूँ, उसको पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। थोड़ी सी तबीयत डाउन है तो बिहेवियर मेरा थोड़ा अलग लग रहा होगा, आवाज़ मेरी थोड़ी अलग लग रही होगी, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। उतारे तो गई चालू। अब देखो भाई साहब, अब सामने खड़े हैं इनको देख के मुझे हंसी आ रही है, हंसी को कंट्रोल करेंगे। तो अभी आपको मैंने बता दिया कि भाई साहब जितनी भी चीज़ें बनी हैं, पदार्थ हैं, वो सब क्या है? पदार्थ हैं। और पदार्थ को अलग कौन करता है? परमाणु। परमाणु को अलग कौन करता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पदार्थ को अलग हो, परमाणु को अलग अलग कैसे करेंगे? उनकी संरचना उनको अलग करेगी। संरचना होती कैसी है? बीच में नाभिक, नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो यही इनको अलग करेंगे परमाणुओं को, है ना। तो परमाणु को जमाने का, परमाणु को संरचना को दर्शाने का तरीका है, उस तरीकों को हम देखने जा रहे हैं कि भाई साहब पहले बता चुका हूँ मैं आपको, नाभिक में कौन आता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं ऑक्सीजन की संरचना बनाते हैं। ये भैया ये बनाया नाभिक, थोड़ा सा गंवार पर नहीं दिखाते हुए अच्छा कलर लगाते हैं, सर कलम पे बन नहीं रहा है, ये बन गया, बन गो भाई, बन गो। अब देखिए भाई साहब, जो इलेक्ट्रॉन है वो तो चक्कर लगा रहे हैं, बाहर लगा रहे हैं, लेकिन जो है क्या? प्रोटॉन, वो कहाँ है? नाभिक में है। तो नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है? 8। क्यों 8 क्यों आएंगे? कि भैया हम ऑक्सीजन का एग्जांपल ले रहे हैं, ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? 8वें नंबर पर आता है। तो प्रोटॉन भी कितने होंगे? उसमें 8 ही होंगे ना। तो 8 प्रोटॉन को इसमें जमा दो। अब दिखाने की जरूरत नहीं है। प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है? पॉजिटिव। तो इसीलिए मैं इनको क्या कर रहा हूँ, पूरे नाभिक को पॉजिटिव कर रहा हूँ। और इसके साथ कौन रहता है? न्यूट्रॉन भी रहता है, लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं है, वो तो है ही इन लोगों की तरह गधा ठीक है ना। तो
उनको तो उसको तो कोई मतलब ही नहीं है, तो उसको मतलब नहीं तो उसको कुछ मिलेगा भी नहीं। जिसको मतलब है उसको ही मिलेगा ना। अब भाई साहब जिसको पैसे से मतलब उसको पैसे मिलेगा, जिसको पैसे का मतलब है ही नहीं तो उसको पैसा मिलेगा कहाँ से। तो देखिए भाई साहब इस पे आ गया है प्लस। अब चक्कर कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाते हैं, कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। पहली कक्षा में कितनी मोटरसाइकिल चल सकती है, पहली कक्षा में 2 ही चल सकती हैं। ये नियम है, याद करना पड़ेगा। मैं लिख भी दिया है कि पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरी कक्षा में 18 होंगे, चौथी कक्षा में मेरे खुद के याद नहीं है। देखिए उसको याद नहीं है, इसका तरीका है, इसका है सूत्र 2n²। n क्या है यहाँ पे, जिस भी कक्षा में आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है वही है n। तो देखिए 2 गुणा, अगर हमको पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है तो 1 रख देंगे, n की जगह 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 आएगा। मैथ आपको स्ट्रॉन्ग बनानी होगी। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2। अगर आपको निकालना है कि दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो दूसरी कक्षा में n की जगह क्या रखेंगे, 2। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या आएगा, 2 गुणा 4 दूनी 8। तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8। ये तरीका है निकालने का, आप जितनी कक्षाओं में चाहें उतनी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। तो पहली कक्षा में कितनी आई, 2। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन तो हमने कहाँ घुसा दिए हैं, यहाँ नाभिक में। इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कक्षाओं में। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। तो 2, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये रहा। तीसरी कक्षा भी हम बना देते हैं। अरे भैया हल्ला मत बचाओ बस। ये दूसरी कक्षा है, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं बैठाएंगे इस बस में, दूसरी वाली बस में, है ना। तो जो दूसरी वाली कक्षा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन तो हम पहले ही जमा चुके हैं। तो बचे कितने, 8 में से, 8 में से इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 6 ही बचे। तो 6 को दर्शा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसमें आ सकते हैं 8, लेकिन आए हैं कितने, 6, क्योंकि अब है ही नहीं तो कहाँ से जमाएं, ठीक है ना। तो ये तो क्या होगी, ऑक्सीजन की संरचना होगी कि भाई साहब ये इसमें नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन बैठा दिए हैं, कक्षा में इलेक्ट्रॉन भगा दिए हैं। अब देखिए मैंने बताया था कि पदार्थ को अलग कौन कर रहा है, परमाणु अलग कर रहे हैं, परमाणु को अलग कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कर कैसे रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वो सेट अलग अलग तरीके से हैं। पहली कक्षा में ये तो बात सही है कि 2 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन हर चीज़ अलग है। देखिए वो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, हो गए ना अलग अलग। तो इनको अलग अलग कौन कर रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए जो ऑक्सीजन है ये ऐसे नहीं मिलता है, जैसे मैंने बना दिया ना ऐसे कि 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन, ये तो बिल्कुल शुद्धतम अवस्था है। इस अवस्था में मिल ही नहीं सकता ये, क्योंकि जितने भी पदार्थ हैं इन सबको चुल मची हुई है किसी और के साथ रहने की। अकेला कोई नहीं रहना चाहता। थोड़ी सी ऐसी बात हम कहूँ तो सिंगल कोई भी नहीं रहना चाहता। हंसना मत, बाहर गुरुजी भी हंस रहे हैं। देखिए भाई साहब इनको अकेला रहना कतई पसंद नहीं है, दूसरे के साथ रहते हैं। वो रहते कैसे हैं मैं बताऊंगा आपको। तो एक नियम दिया था एक वैज्ञानिक ने, अष्टक नियम। अष्टक नियम क्या बोलता है कि अब एक बार अष्टक नियम को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि विन्यास क्या होता है। तो विन्यास क्या होता है भैया, पहली कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन आए उनको लिखिए 2, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं 2 2 4 तो 6, 2 और 6, ये विन्यास है इसका। अगर आपसे कोई पूछता है कि ऑक्सीजन का विन्यास क्या है, तो ऑक्सीजन का विन्यास है ये कि 2 6 है ना। अब देखिए अष्टक नियम क्या बोल रहा है कि भाई साहब वो परमाणु अधिक स्थायी हैं, मतलब अधिक स्थायी, अधिक स्टेबल है, अधिक एक जगह टिक पाते हैं जिनके अंतिम कोष का अष्टक पूर्ण हो। कहने का मतलब ये है जिनके अंतिम कोष में, अब लास्ट वाले में क्या आ जाए, 8 आ जाए, बस किसी भी तरह 8 आ जाए, वो क्या आ जाएगा, स्थायी हो जाएगा। या फिर वो अंतिम कोष पूर्ण भर जाए। देखिए अगर मैं इसमें 2 और कर दूंगा, यानी यहाँ भी 8 कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, फुल भर जाएगा ये, ठीक है ना। क्योंकि दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8 ही आ सकते हैं ना। तो फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ। तो वो जो परमाणु हैं जिनके अंतिम कोष पूर्णतया भरे हों, या फिर जिनके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं, बस यहाँ पे 8 आवा दो आप, वो हो जाएगा स्थायी। तो आवा दूँ, ऐसे तो मन से तो आवा नहीं सकते, उसके भी नियम है आवाने के। तो देखिए वो आते कैसे हैं ये बताऊँगा आपको। तो देखिए मैंने बताया कि जो अंतिम कोष है उसमें कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो मान लीजिए हम दूसरा परमाणु बना रहे हैं, ये भी ऑक्सीजन ही है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग होगा। पॉजिटिव तो इसमें से तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो बिल्कुल मिडिल में है, सेंटर में है। अब देखिए इसकी पहली कक्षा बना रहे हैं हम, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। पहली कक्षा से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, अंतिम कक्षा से, क्योंकि अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अभी तक सेम थी संरचना, बिल्कुल ही सेम है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 सेम है। अब हमें स्थायी करने के लिए क्या करना है, इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं,
8 करने हैं। ये लीजिए भैया मैंने कर दिए 8। और अभी आप ये बोलोगे कि 8 हुए कैसे, आए कहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन और। तो मान लीजिए कि किसी और परमाणु ने ये छोड़ दिए हैं। अब वो छोड़ते कैसे हैं ये भी आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल इतना समझिए कि किसी ने छोड़े हैं, इसने ग्रहण करे हैं, ठीक है ना। इसने ग्रहण क्यों करे हैं, क्योंकि इसको होना है स्थायी। भैया स्थायी क्यों होना है, क्योंकि लास्ट में क्या आना है इसको 8 आना है, ठीक है ना। अब देखिए, अब अगर इसका विन्यास लिखूंगा मैं, तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8, और ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया है, स्थायी हो गया है। लेकिन जैसे ही स्थायी होगा ये, तो अब ये ओ नहीं रहा है, अब ये कुछ और बन गया है। देखिए और कैसे बन गया है। अब आप देखिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई है इसमें 8 और 2 10, 10 हो गई है ना। मतलब माइनस कितना हो गया है, माइनस का हो गया है 10। अब प्रोटॉन, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ ना, शायद आपको दिख नहीं रहा हो तो दिक्कत हो सकती है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई है, इसमें होगी इलेक्ट्रॉन संख्या 10, 8 और 2 10, ठीक है ना। प्रोटॉन की संख्या कितनी है, प्रोटॉन हमने ना तो बढ़ाया है ना घटाया, क्योंकि वो सेंटर में, वो तो निकल के आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी, जितनी शुरुआत में थी 8 ही है। अब क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि यहाँ पे माइनस का कितना हो गया है 10, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है माइनस, पहले पढ़ा दिया आपने। प्रोटॉन पे क्या होता है प्लस, तो प्लस का कितना है 8। अगर इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो माइनस का 2, ये माइनस का 2 कहाँ है, ये पूरे पर है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे ऑक्सीजन को, अब इस ऑक्सीजन को लिखेंगे ऐसे O-2। अब जो माइनस आया है ना O के ऊपर -2, इसको बोलते हैं, माइनस आ जाने के बाद इसको बोलते हैं भैया आयन। अब आयन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वे परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन संख्या असमान हो, मतलब समान नहीं हो। देखिए समान नहीं है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन संख्या 10 है, प्रोटॉन संख्या 8 ही रह गई, 2 कम पड़ गए, इसी कारण माइनस का 2 आ गया। माइनस का 2 ही क्यों आया, ये आपको मैंने पहले समझा ही दिया है। इसी तरह अगर हम देखें कुछ और परमाणुओं की संरचनाएं, देखिए भैया और देखते हैं कुछ परमाणु। अब ऐसा देखते हैं जिसमें पॉजिटिव आता हुआ ना, एक पॉजिटिव वाला एग्जांपल ले लेते हैं। लेते हैं सोडियम। सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11, प्रोटॉन कितने हैं 11। संरचना बनाएंगे, बीच में कौन आ जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पहली कक्षा बनाएंगे, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 1 और 2। दूसरी कक्षा बनाएंगे, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 8। 8 है भी या नहीं इसके पास, अभी तो बहुत हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन को हम सेटल कर चुके हैं। बच कितना गया इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो हमने कहाँ बैठा रखे बीच में, उनको तो हिलाने की भी जरूरत नहीं है। तो तीसरी कक्षा बनाते हैं। तीसरी कक्षा तभी बनाएंगे जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो भरने के लिए ना, गाड़ी तभी बुलाएंगे जब सवारी हो। दूसरी कक्षा में भर चुकी थी पूरी सवारी, अब एक सवारी बची, उसके लिए अलग गाड़ी मंगाई है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 18, और डाले कितने हमने, एक क्यों डाला, एक ही बचा भैया, 2 और 8 तो हमने पहली वाली कक्षाओं में भर चुके हैं। तो ये क्या बन गई इसकी संरचना। अब अष्टक नियम क्या बोल रहा है, वे अधिक स्थायी हैं जिनके अंतिम कोश में क्या हो, अष्टक पूर्ण हो, या फिर जिनका अंतिम कोश पूर्णतः भरा हो। तो 2 8, इसका विन्यास कैसे लिखेंगे, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसको 8 बनाना है आपको, तो एक काम कीजिए, 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसमें, एक तो या फिर 7 इलेक्ट्रॉन भरिए। अंतिम कोश पूर्ण भरना है तो कितने क्या करना पड़ेगा आपको, 17 इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे, या फिर 7 भी डालेंगे। अगर अष्टक बनना है, अष्टक पूरा करना है, तो भी 7 इलेक्ट्रॉन तो कम से कम लेने ही पड़ेंगे आपको। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, इस 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दूँ, तो 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ने में ज़्यादा आसानी है, या फिर बहुत सारे 7 या 17 इलेक्ट्रॉन लेने में ज़्यादा आसानी है, छोड़ने में ज़्यादा आसानी है। तो यह क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। तो भाई जा, तू परेशान कर रहा है, अकेले के लिए हमें पूरी फसल बुलानी पड़ रही है, इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, इसलिए क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है ना। छोड़ा क्यों इसने, क्योंकि इसको क्या करना था, ये वाला नियम पूरा करना था, अष्टक बनाना था, है ना। तो पहली कक्षा में वही 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, कहाँ से, लास्ट वाली से छोड़ेगा यार, बीच वाली से क्यों छोड़ेगा, क्योंकि बीच वाली तो ऑलरेडी सेटल है। तो दूसरी कक्षा में हम दर्जा दिए हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरी कक्षा बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
छोड़ चुका है तीसरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को ये। अब इसका विन्यास लिखेंगे हम। अब विन्यास क्या हो गया इसका भैया, 2 और 8। अब देखिए इसकी बाह्य कक्षा पूरी भर चुकी है और लास्ट में क्या भी आ गया है, 8 भी आ गया है। लेकिन जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई इसमें, इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 से घटकर रह गई 10। लेकिन प्रोटॉन की संख्या क्या है, प्रोटॉन की संख्या वही 11 है, ठीक है ना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या -10, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ +11। अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो रिजल्टेंट क्या आएगा, +1, मतलब एक प्लस ज़्यादा हो गया है। सीधी सी बात है, एक प्रोटॉन ज़्यादा है। तो अब ये क्या बन जाता है, अब ये सोडियम नहीं रहा, अब ये रहा है Na+। प्लस कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़ चुका है। छोड़ता क्यों है, क्योंकि अष्टक पूरा करना है भैया। अब देखिए इसने क्या बनाया है, Na+। सेम ऐसा क्या होता है, सेम ऐसे ही ऑक्सीजन त्याग रहा है तो उस पर क्या रहा है, माइनस आ रहा है। बस अंतर ये है कि त्याग रहा है तो इस पर पॉजिटिव आ रहा है, ग्रहण कर रहा है तो क्या रहा है, माइनस आ रहा है। और एक एग्जांपल लेते हैं तो Cl पे भी क्या आता है, Cl पे आता है माइनस, सेम ऑक्सीजन की तरह ना, इस पर भी माइनस आता है। ये इलेक्ट्रॉन को एक को ग्रहण कर लेता है, ठीक है ना। तो Na ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को छोड़ा तो Na+ बना। Cl ने क्या किया, वो जो भी इलेक्ट्रॉन छोड़ा उसको इसने ले लिया, तो Cl ने इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो ये क्या बना लेता है, Cl-, इस पे प्लस इस पे माइनस। और आप जानते हैं कि प्लस और माइनस अलग अलग आवेशों के बीच क्या होता है, आकर्षण। ये दोनों आकर चिपक जाते हैं और क्या बना लेते हैं, NaCl बना लेते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार बनता है NaCl। इसी प्रकार बनते हैं बहुत सारे यौगिक, और जो इस प्रकार यौगिक बनते हैं आयनों के कारण उनको बोलते हैं हम आयनिक यौगिक। स्पेशल बात है ये, इसको नोट करना है, आयनिक यौगिक है ये बनते कैसे हैं, आवेशों के कारण बनते हैं। आवेश कैसे बनते हैं, अष्टक नियम पूर्ण करने के लिए बनते हैं भाई। तो ये सिंपल सा नियम था परमाणु की संरचना का। अब हम आगे चलते हैं। अब आपको मैं कुछ आयनों के और उदाहरण यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं आपके केमिस्ट्री में। अगर आपने उनको पढ़ लिया तो सब कुछ पढ़ लिया, केमिस्ट्री आपके याद हो जाने वाली है पूरी की पूरी। ये तो सही कुछ है। तो मैंने जितने भी परमाणु बताए थे और परमाणु से बनने वाले आयन बताए थे, आयन बनते क्यों है, क्योंकि उनको स्थायी होना है। अब देखिए जो हमारी केमिस्ट्री है 10th की, उसमें कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, उनको ही पढ़ने वाले हैं। या पूरी जो रामायण है 118 तत्वों की, वो उस पर हम फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे काम की भी नहीं है ना। तो जो मेन चीज़ें हैं, जितनी भी अभिक्रियाएँ, इन्हीं जो मैंने आयन लिखे इनसे ही पूरी हो जाने वाली हैं। इनको आपको याद कर लेना है, और याद क्या समझ ही लेना, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बता दिया है, पिछली वीडियो क्या इसी वीडियो में पीछे बता दिया है कि ये बनते कैसे हैं। तो H पे क्या आता है, प्लस आता है, O पे क्या आता है, -2 आता है। इन दोनों का एग्जांपल ले लिया था मैंने। Na पे क्या आता है, पॉजिटिव आता है। Mg पे क्या आता है, डबल पॉजिटिव आता है, मतलब +2 आता है। जिस प्रकार इस पे -2 आ रहा है, उसी प्रकार इस पे प्लस का 2 आ रहा है ना। एल्यूमिनियम पे प्लस का 3 आता है ना। Cl पर माइनस आता है, Ca पर +2 आता है, Cu पर +2 आता है, Zn पर भी +2 आता है। पोटेशियम प्लस आता है, Ag पर भी प्लस आता है, Fe पर भी +3 आता है, पर भी नहीं, पर +3 आता है, Br पर माइनस आता है। इन सबको आप याद कर लें और समझ लें, दोनों काम करना है आपको ना। अब कुछ जटिल आयन है जिनको समझाया ऐसे नहीं जा सकता, ये थोड़ा सहसंयोजक बंद वाली प्रकृति को हमको समझना पड़ेगा, उसके बाद समझ में आएंगे। लेकिन फिर भी हम इनको 1 2 3 4 5 है, इनको तो आप रट सकते हैं आसानी से ना। इनके नामों को भी याद करना पड़ेगा कि CO3 पे आता है -2, जिसका नाम होता है कार्बोनेट। HCO3 होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट, इस पर आता है 1 माइनस आता है। SO4 होता है सल्फेट। PO4 -3 होता है फास्फेट, और NO3- होता है नाइट्रेट। ये जो जटिल आयन है इनको याद कर लें, क्योंकि इनके साथ ज़्यादा अभिक्रिया है ना। ये 5 आयन है ना, इनके साथ बहुत ज़्यादा अभिक्रिया है, उनमें आपको दिक्कत आएगी। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं 5 को तो कतई दिक्कत नहीं आएगी, और इन आयनों को पढ़ लेते हैं तो बिल्कुल ही दिक्कत खत्म हो जाएगी। वीडियो खत्म, करो जो करना है खुद को।